तो आज अपन कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2 के अंदर सेक्शन 214। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है और आज अपन देखेंगे इस चैप्टर के अंदर सेक्शन नंबर 214 जिसका नाम है सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यानी कि लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि अगर इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसका आखिर अपन को देखना है उसका पेमेंट कौन करेगा, आखिर उसकी अल्टीमेट लायबिलिटी किसकी रहेगी। ठीक है, तो इसका अपन देखते हैं। वेयर एन इन्वेस्टिगेशन इज ऑर्डर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन परसुएंस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय कंपनी। अब अपन ने देखा था ना, अगर कंपनी ऐसा पास कर दे यानी कि अगर कंपनी खुद चाहती है कि अगर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए तो कंपनी को ऐसा पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कंपनी बोलती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमारा एक बार इंस्पेक्शन करो, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करो, ठीक है, और मेड बाय ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 213। तो अगर इस कारण से इन्वेस्टिगेशन होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बिफोर अपॉइंटिंग एन इंस्पेक्टर रिक्वायर द एप्लीकेंट टू गिव सच ए सिक्योरिटी नॉट एक्सीडिंग 25,000। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक बार इंस्पेक्टर को अपॉइंट करने से पहले जो भी अप्लाई कर रहे हैं इंस्पेक्शन के लिए तो उससे क्या करेगी, एप्लीकेंट से एक डिपॉजिट का अमाउंट मांगेगी। ठीक है, और वो 25,000 से ज़्यादा का नहीं होगा। ठीक है, रिफंड ऑफ सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स इन प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है मुकदमा, यानी कि अगर सच में केस जेन्युइन निकला, ठीक है, मतलब कंपनी में सच में रियली में फ्रॉड हुआ है, तो जिस भी एप्लीकेंट ने ये दी थी एप्लीकेशन तो उसको सिक्योरिटी अमाउंट वापस से रिफंड कर दिया जाएगा। अगर इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स होता है प्रोसिक्यूशन में, यानी कि उसके बाद अगर जो भी कंपनी पर मुकदमा चलता है तो ये सब होता है, तो उसको एप्लीकेंट को वापस रिफंड ऑफ सिक्योरिटी हो जाएगा। और अगर किसी ने ऐसे ही टाइम पास के लिए एप्लीकेंट ने अप्लाई करा था कि कंपनी में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए तो फिर ये सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड नहीं होगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है इन्वेस्टिगेशन। ये इसमें अपने पास सेक्शन 210 है, सेक्शन 213 है, सेक्शन 216 है, सेक्शन 219 है और 211 एंड 212 है। ठीक है, यानी कि आप देख रहे हो कि इन्वेस्टिगेशन टॉपिक पर इतने सारे सेक्शन बना रखे हैं। ठीक है, अब अपन अगर हर एक सेक्शन को अलग अलग पढ़ेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आगे हर एक सेक्शन में डिफरेंस क्या है। आप लास्ट में सोचोगे ये भी सेक्शन इन्वेस्टिगेशन के बारे में ही, ये भी सेक्शन इन्वेस्टिगेशन के बारे में है, तो यहाँ डिफरेंस अपन पहले जान लेते हैं फिर अपन हर एक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेक्शन 210 बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ कंपनी। ठीक है, ये अपन ने देखा था अगर कंपनी खुद ही स्पेशल रिजोल्यूशन पास करती और उसके बाद खुद चाहती कि हमारी कंपनी पर एक बार इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करती है तो, या फिर सेक्शन 208 अप्लाई होता है तो ये उस बारे में दे रखा है इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ कंपनी। और सेक्शन 213 किस लिए, इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ कंपनी इन अदर केसेस। या अदर केसेस का यह मतलब है मेंबर्स और अदर्स। अपन ने देखा था कि एक बार मैं आपको लिमिट बता देता हूँ, लास्ट क्लास में अपन ने देखी थी ये रही। अपन ने देखा था इन्वेस्टिगेशन इनटू कंपनीज अफेयर्स इन अदर केसेस, यानी कि अगर 100 मेंबर्स और मोर, या फिर टोटल वोटिंग पावर्स के 1/10 लोग बोलते हैं, या फिर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में 1/5 और टोटल मेंबर्स अप्लाई करते हैं, तो उस केस में सेक्शन 213 लगेगा। और अदर्स 3 कौन से पॉइंट है, अदर्स 3 ये वाले पॉइंट है, यानी कि तीसरा पर्सन कंपनी, यानी कि जिसका कंपनी से कोई रिलेशन नहीं है, वो चाहता है कि कंपनी में एक बार इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर उसको ऐसा लगता है कि कंपनी डिफ्रॉड करती है क्रेडिटर्स के साथ, जैसे कि अपन ने लिया था ई कॉमर्स कंपनी, कंपनी क्या करती है, पैसे तो ले लेती है ऑनलाइन और फिर उसको सामान ही बेचती है। तो अगर थर्ड पर्सन को ऐसा लगता है, या फिर ऐसा जना डायरेक्टर बना हुआ है जिसकी इमेज पहले से बैड है, जैसे कि विजय माल्या, ये लोग मेंबर्स ऑफ कंपनी हैव नॉट बीन गिवन इंफॉर्मेशन विद रेस्पेक्ट टू अफेयर्स। ठीक है, कितना कमीशन पे करा जाता है मैनेजिंग डायरेक्टर को, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर कंपनी डिस्क्लोज नहीं करती तो अदर पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये वाला है सेक्शन 213। ठीक है, 210 मैंने आपको बता ही दिया, स्पेशल रिजोल्यूशन, पब्लिक इंटरेस्ट और सेक्शन 208। सेक्शन 208 कौन सा था उसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। वो सेक्शन 208 भी अपन ने देखा था रिपोर्ट ऑन इंस्पेक्शन मेड, यानी कि क्या था,
ये रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर लोग ये एनालिसिस करते हैं और उनको लगता है हाँ भैया कंपनी में कुछ गड़बड़ है, वो फिर रिपोर्ट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, तो वो इस सेक्शन में आएगा। ठीक है, सेक्शन 216 किस लिए बना गया है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑनरशिप ऑफ कंपनी। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, लेट्स फाइंड आउट ट्रू ओनर, यानी कि कोई ऐसा जना कंपनी का डायरेक्टर है पर जो भी इंस्पेक्टर है, रजिस्ट्रार है, उनको ये लगता है कि यार ये जना तो कर ही नहीं सकता ये काम, उसकी इमेज इतनी अच्छी है और उसको देख कर भी नहीं लगता, वो जब जांच करते हैं रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर लोग कि ये जना तो गलत काम कर ही नहीं सकता। ठीक है, और उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ये जांचते हैं सीआईडी में। अगर आपने देखा हो तो कहीं इसको कोई फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा, इसके पीछे और किसी और का हाथ तो नहीं है। ठीक है, कोई ट्रू ओनर तो और कुछ नहीं है, बिल्कुल जैसा आप सीआईडी में देखते हो वैसे ही इसमें होता है। ठीक है, इसमें ट्रू ओनर को फाइंड करा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है सेक्शन 219, इसमें क्या बता रखा है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिलेटेड पार्टीज। ठीक है, अब यहाँ रिलेटेड पार्टीज का भी इन्वेस्टिगेशन होगा, ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है सेक्शन 211 एंड 12, ये डील करता है SFIO। क्या होता है SFIO, ये अपन इसी सेक्शन में पढ़ेंगे, बस अभी इतना समझ लो, ये कंपनी ने अगर बहुत बड़ा क्राइम कर दिया तो उसके लिए ये सेक्शन लगता है SFIO, जैसे कि CBI वगैरह आपने सुना होगा, ठीक उसी तरीके से होता है SFIO। ठीक है, यानी कि किसी ने कोई सीरियस फ्रॉड कर दिया, ठीक है, कोई 800-900 करोड़ का कोई घोटाला कर दिया, तो उसमें ये सेक्शन अप्लाई होगा। फिर उसमें ये रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर इन लोगों का छोटा मोटा कोई काम नहीं है, डायरेक्ट बड़ी अथॉरिटी अपॉइंट होती है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है बता सकते हो। उसके बाद एक नोट आता है, फर्म बॉडी कॉर्पोरेट और एसोसिएशन नॉट टू बी अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर, यानी कि ऑब्वियसली जो इंस्पेक्टर अपॉइंट होगा वो एक इंडिविजुअल पर्सन होगा। ठीक है, क्योंकि इंस्पेक्टर अगर कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा तो क्या फर्म को पकड़ेंगे, क्या बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी को जेल में डालेंगे क्या, अगर इंस्पेक्टर कार्रवाई नहीं कर रहा। तो इंस्पेक्टर एक इंडिविजुअल पर्सन होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सेक्शन 216, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ कंपनी। पहले अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेक्शन 216 कौन सा था, इधर आ जाइए, थर्ड पॉइंट वाला। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट ट्रू ओनर, आखिर कंपनी का इसके पीछे किसका हाथ है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन इनटू ओनरशिप टू डिसाइड हु आर फाइनेंशियली इंटरेस्टेड। सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए अथॉरिटी अपॉइंट कर सकती है, और वो क्या करेंगे, ये देखेंगे आखिर इसके पीछे फ़ायदा किसको हो रहा है, या फिर हु आर इन रियल कंट्रोल ऑफ कंपनी, असली में कंट्रोल कौन कर रहा है कंपनी को। ठीक है, किसके इशारों पर कंपनी काम करती है, इधर सुमोटो एंड ऑर्डर बाय ट्रिब्यूनल, यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो खुद से भी कर सकती है, या फिर ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम कर सकती है। इसको सिंपल चार्ट फॉर्मेट में समझ लो, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ट्रिब्यूनल बोल सकता है एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, इंस्पेक्टर को अपॉइंट करेगी टू इन्वेस्टिगेट अफेयर्स। ठीक है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद चाहे तो अपॉइंट कर सकते हैं इंस्पेक्टर को, और वो क्या करेंगे, वो देखेंगे ट्रू पर्सन कौन है, हु हैज़ बीन फाइनेंशियली इंटरेस्टेड एंड हु आर इन रियल कंट्रोल। बस ये सेक्शन इतना से ही डील करता है। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट और दे रखा है, इम्पोजिशन और रेस्ट्रिक्शंस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ सिक्योरिटीज इशूड टू बी इशूड बाय कंपनी। ठीक है, यानी कि यहाँ क्या कर रखा है, रेस्ट्रिक्शंस को कुछ इम्पोज कर रखा है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान मान लो अगर कंपनी को सिक्योरिटीज़ को बार बार खरीदेगी बेचेगी, तो वही है ना, मान लो क्लास के अंदर चोरी हो गई। ठीक है, अब क्लास का गेट खुल रहा है तो कोई भी आ रहा है जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, गेट बंद होना चाहिए। ठीक है, अब जो कमरे में रहेगा उनकी जांच करी जाएगी। ऐसे ही इस तरीके से होता है, कंपनी सिक्योरिटीज़ को बार बार छेड़ेगी नहीं, जो रह गया वो रह गया, पहले जांच होगी उसके बाद ही। ठीक है, पर ये अब यहाँ क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में हो सकता है 10 साल लग जाए किसी को ढूंढने में, तो यहाँ बता रखा है मैक्सिमम 3 साल के लिए अगर ये रेस्ट्रिक्शंस लगती है तो मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए वैलिड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास, सर्च एंड सेज्योर। सेक्शन 209 इसमें डील करता है। इसमें क्या बता रखा था, रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर अप्लाई कर सकते हैं स्पेशल कोर्ट के लिए। ठीक है, टू सर्च एंड सीज the books and papers of a company, KMP, director, auditors, years in practice are likely to be destroyed. Likely, ध्यान देना, सिर्फ इतना सब 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, आर लाइकली टू बी, यानी कि अगर रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर को ऐसा लगता है कि ये जो कंपनी के डायरेक्टर है, KMP, ऑडिटर्स, years in practice, ये क्या करेंगे,
जो असली, अब उनको पता चल गया कि कंपनी पर कार्रवाई होना शुरू हो जाएगी, तो वो क्या कर रहे हैं, जो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, म्यूटिलेटेड, मिट्टी में मिला रहे हैं, फॉल्सिफाइड, गलत कर रहे हैं, सीक्रेट छुपा रहे हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर उनको सीज कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। और उसी पर बेस्ड बना हुआ है अब कितने टाइम पीरियड के लिए वो अपने पास रख सकते हैं। तो इसका टाइम लिमिट है 180 डेज के लिए, पर फर्दर एक्सटेंड कितना हो सकता है, ये टाइम लिमिट 180 डेज, ठीक है। पहले 180 डेज मैक्सिमम दे रखा है, और अगर इसको बाद में एक्सटेंड करा जा सकता है 180 डेज के लिए, ठीक है। पर इसके लिए अप्रूवल लगेगा स्पेशल कोर्ट का, ठीक है। किस किस के पास पावर चाहिए है सीज करने के लिए, इंस्पेक्टर और आरओसी। ऐसे ही सेक्शन 220 भी बना हुआ है सेम इसी तरीके से, उसमें सिर्फ इंस्पेक्टर सीज कर सकता है, और यहाँ टिल नॉट कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन, वो जब तक अपने पास रख सकते हैं जब तक पूरी कार्रवाई नहीं हो जाती, और यहाँ स्पेशल कोर्ट की परमिशन नहीं दे रखी, ठीक है। तो दो सेक्शन बता रखे हैं जो मैंने उसी के बेस पर बता दिए, ठीक है। दोनों इससे रिलेटेड है, तो दोनों में मैंने आपको कंपैरिजन में बता दिया। यहाँ तक आपको कोई डाउट है बता सकते हो। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। सेक्शन 218 इसमें डील करता है, जो कि है प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। अब देखो रियल लाइफ में क्या होगा, अगर कंपनी का कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, तो कंपनी का डायरेक्टर क्या बोल देगा सारे एम्प्लॉयज़ को कि अगर तुमने किसी के सामने अपना मुंह खोला तो तुम्हें कंपनी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि डायरेक्टर को पता है कंपनी में गलत काम हो रहा है, ठीक है। तो अब एम्प्लॉय जब इंस्पेक्टर आएगा तो उसके सामने सच कैसे बोलेगा, जबकि एम्प्लॉय को तो सारा पता होगा। तो यहाँ क्या बता रखा है, एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट दे रखा है, एम्प्लॉय को प्रोटेक्शन दे रखा है कि इसको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। पर अब इसमें भी एक दिक्कत आती है कि अगर एम्प्लॉय इस बहाने से, मतलब कंपनी पर जब कितने टाइम पीरियड के लिए इंस्पेक्शन होता है, मैक्सिमम बता रखे 3 इयर्स तक के लिए। अब मान लो 3 साल के लिए इंस्पेक्शन लग गया, ठीक है। तो अब क्या 3 साल के लिए कोई एम्प्लॉय मान लो जानबूझ के कंपनी में काम ही नहीं करता, तो इससे तो कंपनी का जो जेन्युइन डायरेक्टर होगा वो तो देखेगा ना, उसका नुकसान हो जाएगा कंपनी का, क्योंकि वो जो ऐसे तो एम्प्लॉय को मज़े आ जाएंगे, क्योंकि जब भी कंपनी पर इन्वेस्टिगेशन लागू होगी एम्प्लॉयज़ को तो ये प्रोटेक्शन मिल जाएगा इस सेक्शन में कि वो तो उनको नौकरी से निकाला ही नहीं जा सकता, तो वो तो काम ही नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है, उनके लिए यहाँ एक एक्सेप्शन दे रखा है कि अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर सकते तो डायरेक्टर परमिशन लेके उनको निकाल सकते हैं। इसको ही अपन ध्यान से पढ़ते हैं। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंपनी, जब पर अंडर सेक्शन 210, 12, 13, 219, 16 मैटर्स रिलेटिंग टू ओनरशिप, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉडी कॉर्पोरेट, या फिर ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग, ठीक है। यानी कि जब भी ये सेक्शन अप्लाई होंगे, जो अपन ने पहले देखे थे ना इंस्पेक्शन, इंक्वायरी वगैरह के, तो उसमें क्या होता है, सस्पेंड एम्प्लॉय को सस्पेंड यानी कि नौकरी से निकाल दिया जाता है, या फिर पनिश करा जाता है, या फिर उसका टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट चेंज करा जाता है। तो ऐसा डायरेक्टर लोग नहीं कर सकते अपने, यानी कि डायरेक्टर लोग अपने कंपनी के एम्प्लॉय को नहीं निकाल सकते, इसमें अभी तक ये बता रखा है, ठीक है। ये 3 काम नहीं कर सकते। ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग, कोई प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है, या फिर ओनरशिप ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, इससे रिलेटेड कोई मामला है, तो कांट डू अनलेस अप्रूव्ड बाय ट्रिब्यूनल। और अगर उनको निकालना है किसी एम्प्लॉय को तो उनको ट्रिब्यूनल का परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। इफ अप्रूवल नॉट गिवन विद इन 30 डेज देन ओनली कंपनी कैन टेक एक्शन ऑन एम्प्लॉय। यानी कि ट्रिब्यूनल ने कोई जवाब नहीं दिया 30 दिन के अंदर, तो फिर डायरेक्टर लोग वो किसी भी एम्प्लॉय को हटा सकते हैं, ठीक है। पर एक बार हटाने से पहले ट्रिब्यूनल का परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है, ताकि कोई सबूत नहीं मिटे, ठीक है। नॉट अपील बाय कंपनी टू अपीलेट ट्रिब्यूनल विद इन 30 डेज डिससेटिस्फाइड विद ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय ट्रिब्यूनल। अब यहाँ मान लो कंपनी ट्रिब्यूनल के फैसले से खुश नहीं है, तो कंपनी चाहे तो अपीलेट ट्रिब्यूनल, सेम होता है ना जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे ही अपीलेट ट्रिब्यूनल से बड़ा होता है। विद इन 30 डेज वो वापस अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट कोर्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है सेक्शन 219 रिलेटेड कंपनीज का, ठीक है। इसमें सिर्फ अपन फोटो देखकर ही पूरा 4 पॉइंट समझ जाएंगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ रिलेटेड कंपनीज, किसी भी रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर को क्या लगता है कि रिलेटेड कंपनीज में की भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, ठीक है। जो मेन कंपनी उसका तो इन्वेस्टिगेशन हो ही रहा है,
उसके साथ में जो इससे रिलेटेड कंपनीज है उनका भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, उनको एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वो रिलेटेड कंपनीज का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। पहला पॉइंट है, मान लो किसी इंस्पेक्टर को लग रहा है कि ये एक्स लिमिटेड है, ठीक है, एक्स लिमिटेड का चल रहा है इन्वेस्टिगेशन, अच्छी बात है। अब ये रजिस्टर इंस्पेक्टर क्या करना चाहता है, होल्डिंग कंपनी का भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं, उसकी सब्सिडरी का भी कर सकते हैं, या फिर होल्डिंग की कोई सब्सिडरी है उसका भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो पहला पॉइंट ये बता रखा है, ठीक है। बी पॉइंट में बता रखा है, अगर किसी इंस्पेक्टर को लग रहा है, ठीक है, ये एक्स लिमिटेड का इंस्पेक्शन चल रहा है, ठीक है, और इसका डायरेक्टर है मिस्टर डॉम, ठीक है, एट रिलेवेंट टाइम ऑफ फ्रॉड, यानी कि जब वो इंस्पेक्शन करने आया था तब वो ये जो डायरेक्टर था एक्स कंपनी का वो वाई लिमिटेड का भी डायरेक्टर था। तो ये इंस्पेक्टर चाहे तो इसका और इसका दोनों का इंस्पेक्शन कर सकता है। सी पॉइंट में बता रखा है, अगर इंस्पेक्टर को लग रहा है कि एक्स लिमिटेड का इंस्पेक्शन चल ही रहा है और जो एक्स लिमिटेड है, जो वाई लिमिटेड है वो एक्स लिमिटेड के इशारों पे काम कर दिया, ठीक है, यानी कि जो भी एक्स लिमिटेड ने कहा वैसे ही वाई लिमिटेड काम कर दिया। कस्टम टू एक्ट एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ एक्स लिमिटेड या फिर डायरेक्टर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, ठीक है, या तो एक्स लिमिटेड जैसा कहती है वैसा वाई लिमिटेड कर दी, या फिर एक्स लिमिटेड के जो डायरेक्टर्स कहते हैं वैसा वाई लिमिटेड कर दिए। तो ये इंस्पेक्टर दोनों के यहाँ जांच कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। डी पॉइंट है, अगर इंस्पेक्टर को लग रहा है एक्स लिमिटेड का चल ही रहा है और वाज एमडी मैनेजर एम्प्लॉयर रिलेवेंट टाइम, ठीक है, ये एक्स लिमिटेड के में जो भी एमडी था मैनेजर था वो दूसरी कंपनी में भी था एमडी मैनेजर, तो वहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था रिलेटेड कंपनीज के बारे में, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेन इसमें एक्सप्लेनेशन ज़रूरी होता है, अगर मैं आपको इसको थ्योरी फॉर्मेट में समझाता तो हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लगता। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, नोट दिस चैप्टर अप्लाई टू फॉरेन कंपनी ऑल्सो, ठीक है। ऑब्वियसली जब घर के आदमी को ही नहीं छोड़ रहे तो बाहर के आदमी को तो क्या ही छोड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही जब इंडियन कंपनी को नहीं छोड़ रहे तो फॉरेन कंपनी पर तो ये अप्लीकेबल है ही, कोई डाउट नहीं है। फॉरेन कंपनी का क्या मतलब होता है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट एज प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट तो आउटसाइड इंडिया होती है, जैसे कि कोको कोला आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई थी बट एज प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। हाँ, प्लेस ऑफ बिजनेस तो इंडिया के अंदर है कोको कोला का। तो ये चैप्टर कोको कोला कंपनी पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। बहुत सारे एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट वगैरह। फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स ऑफ कंपनी ऑन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, ये डील करता है सेक्शन 221। इसके अंदर क्या बता रखा है, फ्रीज यानी कि जम जाना, ठीक है, यानी कि एसेट्स को एकदम फ्रीज कर दिया जाएगा इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन के समय, ठीक है। अगर ये लोग अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन कौन देगा, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है या फिर मेंबर्स अंडर सेक्शन 244, वही अपन ने देखा था लास्ट चैप्टर के अंदर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के अंदर, या फिर क्रेडिटर्स 1 लाख है उनका अमाउंट या फिर 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट ड्यू है, अदर रीजनेबल ग्राउंड्स या फिर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ट्रिब्यूनल क्या देगा, ऑर्डर देगा, ठीक है, फंड्स एसेट्स प्रॉपर्टी, ठीक है, मैक्सिमम फॉर 3 ईयर्स, यानी कि ये कंपनी, यानी कि इस टाइम पीरियड के अंदर कंपनी कोई भी अपने एसेट्स को सेल नहीं कर सकती, ठीक है, रिमूव भी नहीं कर सकती, प्रपोजल फंड्स को नहीं हिला सकती, एसेट्स प्रॉपर्टी को नहीं हिला सकती, और ये मैक्सिमम 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन। यानी कि ये सेक्शन 221 ये पावर देता है इंस्पेक्टर इन लोगों को कि जो भी कंपनी के एसेट्स है वो नहीं बिकेंगे, ठीक है, यानी कि कंपनी जिस हालत में वैसी ही रहेगी, ठीक है। अब सेक्शन 208 एंड 223 में क्या डिफरेंस है एक बार देख सकते हो। यहाँ भी रिपोर्ट करता है ROC इंस्पेक्टर, रिपोर्ट किसको करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और ये किसके लिए, सेक्शन 206 207, ये वही था रिपोर्ट ऑन इंस्पेक्शन में, ठीक है। वहाँ पर ने देखा था रिपोर्ट देनी पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। पर सेक्शन 223 में क्या होता है, यहाँ से इंस्पेक्टर रिपोर्ट कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है, और ये सेक्शन अलग दे रखे हैं, ठीक है। ये डिफरेंस बता रहा हूँ, अगर आप याद रखना चाहो तो अच्छी बात है, अदरवाइज इतना डिटेल में आप सिर्फ रीड कर सकते हो, ठीक है।
एक्शन टू बी टेकन इन परसुएंस ऑफ इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट, ये सेक्शन 224, ठीक है। यानी कि अब इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट तो दे दी सेंट्रल गवर्नमेंट को, अब उसके आगे क्या होगा वो बता रखा है। पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कोई लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकती है। सेकंड पॉइंट में बता रखा है जो भी कंपनी के ऑफिसर है, एम्प्लॉय, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा जो भी उनसे पूछताछ करनी है। जैसे कि सीआईडी में होता है ना, सीआईडी के ऑफिसर जाते हैं जहाँ भी होता है क्राइम, वहाँ सबको ऑफिस के एम्प्लॉय होते हैं तो उनको सच बताना होता है। वैसे ही रिकवरी ऑफ डैमेज, अब जो भी लास्ट में गिल्टी ऑफ फ्रॉड माना जाएगा तो उससे रिकवरी करी जा सकती है, जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का नुकसान हुआ हो या फिर उसने प्रॉपर्टी रॉन्गफुल रिटेन कर रखी हो। और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वाइंड अप भी कर सकती है कंपनी का, अगर एक्सट्रीम केस है तो। फिफ्थ पॉइंट में बता रखा है इंडेमनीफाई, कंपनी को इंडेमनीफाई करना पड़ेगा कॉस्ट और एक्सपेंस जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का लगा। सेक्शन 227 ये बोलता है लीगल एडवाइजर्स एंड बैंकर्स नॉट टू डिस्क्लोज सर्टेन इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये सेक्शन 227 बना हुआ है लॉयर लोगों के लिए, कंपनी के बैंक लोगों के लिए, ठीक है। उनको बता रखा है, मान लो विजय माल्या, ठीक है। अब विजय माल्या एक लॉयर को तो अपॉइंट करेंगे, ठीक है। अगर ये सेक्शन नहीं होगा तो लॉयर भी अपॉइंट नहीं करेगा कोई भी फ्रॉड वाला इंसान, ठीक है। इसमें क्या होगा, लॉयर को ये प्रोटेक्शन दे रखा है कि कल को ये जो भी ऑफिसर इंस्पेक्टर आएंगे, सीआईडी ऑफिसर, वो लोग क्या करेंगे, लॉयर से पूछताछ नहीं कर सकते हैं। ये बता रखा है क्योंकि सेक्शन 227 है कंपनीज एक्ट में 2013 में, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, उनको प्रोटेक्शन दे रखा है बैंकर्स और लॉयर्स को, ठीक है, कि उनको तो सारी इन्फॉर्मेशन क्लाइंट की पता ही होती है। जैसे कि आप सीए कर रहे हो तो आपके पास सारी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन पता होती है कि कितना माल ब्लैक में, कितना माल वाइट में। उसी हिसाब से इनको भी पता होता है क्या कि क्लाइंट का क्या चल रहा है। तो अगर इंस्पेक्टर आए तो लॉयर, बैंकर, इन लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सच यानी कि ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, ट्रिब्यूनल को भी नहीं करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, रजिस्ट्रार, इंस्पेक्टर, किसी को सच नहीं बताएंगे, वरना इन लोगों को अपॉइंट कोई नहीं करेगा, इसलिए ये बना रखा है। उसके बाद अपन देखते हैं सेक्शन 229, इसमें बता रखा है पेनल्टी फॉर फर्निशिंग फॉर स्टेटमेंट, म्यूटिलेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये बता रखा है सेक्शन 229। अब मान लो कोई कंपनी का ऐसा पर्सन है जिसने क्या करा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्पेक्शन चल रहा था या फिर इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, उसने क्या करा, कंपनी के एम्प्लॉय ने, ऑफिसर ने या फिर किसी भी कंपनी ने ऐसा करा कि उसने कंपनी के जो भी इंपॉर्टेंट पेपर्स है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, फॉल्सीफाई, छुपा दिया, अनऑथराइज तरीके से हटा दिया, या फिर वो उन लोगों के साथ मिला हुआ है जो ये काम कर रहा था, तो फिर वो भी पेनल्टी लगाई जाएगी उस पर बाद में अगर वो पकड़ा गया तो। सेकंड पॉइंट में बता रखा है कोई फॉल्स एंट्री करी तो। थर्ड में बता रखा है गलत बोला, एक्सप्लेनेशन गलत बोला तो उस पर भी बाद में पेनल्टी, वो भी लायबल रहेगा बाद में। बस इतना सा। सेक्शन 226 में बता रखा है वॉलेंटरी वाइंडिंग अप कंपनी एग्जेक्टर नॉट टू स्टॉप इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स। इसमें क्या बता रखा है, मान लो कंपनी को पता चली गया कि थोड़े दिन बाद इन पर ये चलने वाला है, ठीक है, ऑफिसर इंस्पेक्टर लोग आने वाले हैं वो सब, तो कंपनी ने क्या करा, खुद से ही वाइंडिंग अप करने लगा। तो इस सेक्शन में बता रखा है जो भी कंपनी वाइंडिंग अप कर रही है उसको हम नहीं मानेंगे, इंस्पेक्टर आएंगे पकड़ सकते हैं, ठीक है। चाहे किसी ने ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के अंदर ही एप्लीकेशन दी हो तो भी इन्वेस्टिगेशन नहीं रुकेगा, एक बार शुरू हो गया तो चलता रहेगा। कंपनी भले ही स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर ले वाइंडिंग अप के लिए, पर वाइंडिंग अप नहीं होगा। या फिर पहले से ही वाइंडिंग अप, जब इंस्पेक्टर आए उससे पहले ही कंपनी ने शुरू कर दी वाइंड अप की प्रोसेस, तो भी वाइंडिंग अप नहीं माना जाएगा, इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी, ठीक है। सेक्शन 225 में बता रखा है एक्सपेंस कौन देगा इन्वेस्टिगेशन का, इनिशियली सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी बट लेटर रिकवर कर लेंगे जो भी डिफॉल्टर पाएगा। सेक्शन 211 बोलते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ SFIO। SFIO क्या होता है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ठीक है। ये बहुत बड़ा कंपनी ने फ्रॉड करा 800-900 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़, तो उसके लिए ये ऑफिसर अपॉइंट होते हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर दिए SFIO को। SFIO बेसिकली एक ऑफिस है, उसके अंदर डायरेक्टर लोग होते हैं, खूब सारे मेंबर्स होते हैं, एक्सपर्ट लोग होते हैं, कोई लॉ का उसके पास एक्सपर्ट ज्ञान होता है, फाइनेंस का,
किसी ने हाई लेवल फ्रॉड करा कंपनी ने, तो फिर ये SFIO अपॉइंट होते हैं, ठीक है। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर दिए डायरेक्टर को, ठीक है। हु शैल बी एन ऑफिसर नॉट बिलो रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी। अच्छा पढ़ा लिखा होता है, ठीक है, SFIO में, तो वो लोग फिर कंपनी की जांच करते हैं। सेक्शन 212 में बता रखा है इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ कंपनी बाय SFIO, ठीक है। अब इसमें शुरू कैसे होगी ये प्रोसेस, जब रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर रिपोर्ट देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट SFIO को बंद कर सकती है, या फिर कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया कि हमको तो नहीं हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन कराना है। पब्लिक इंटरेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो करा सकती है, या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि भैया यहाँ एक बार SFIO की जांच हो जानी चाहिए इस तरफ। अब ये जब होगा, नो अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी शैल प्रोसीड विथ इन्वेस्टिगेशन वेयर केस इज असाइन टू SFIO। अब मान लो ये SFIO जिस कंपनी के लिए अपॉइंट हुआ, उससे मान लो पहली GST की वगैरह वो ऑफिसर लोग उसकी जांच कर रहे थे, तो क्या होगा, कौन जांच करेगा, SFIO करेगा या GST वाले करेंगे। GST की रेट पड़ गई, GST ऑफिसर वहाँ चले गए कि हाँ भैया तुमने ये इतना GST नहीं भरा, तो इसमें बता रखा है कि GST वाले काम बंद करेंगे। ये सुपर सीनियर लोग अपॉइंट हो गए SFIO। अब ये पूरा केस समझे, केस संभालेंगे, चाहे इनकम टैक्स का हो, GST का हो, कोई भी कंपनी ने गलत काम करा तो दूसरे डिपार्टमेंट बंद हो जाएंगे। अब सिर्फ SFIO उस कंपनी का ध्यान रखेगा, उसका पूरा छानबीन करेगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही हाई लेवल ऑफिसर होते हैं, ठीक है। तो इनके सामने कोई GST डिपार्टमेंट ऐसा नहीं बोल सकता हमारा 500 करोड़ की हमको रिकवरी करनी है, GST के बाद में करना, हम करेंगे, या फिर बाद में करना, या फिर SFIO वाले लोग करेंगे, ठीक है। हमारा हमको बता दो तुम्हारा क्या बाकी है, ठीक है। तो जब SFIO अपॉइंट होता है तो सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक बार स्टॉप हो जाती है, सिर्फ SFIO काम करती है। नोट, हाँ जब भी ये कार्रवाई चलेगी तो कंपनी के ऑफिसर एम्प्लॉय को उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनको जो भी सच डॉक्यूमेंट है उनको सब सच सच बताना चाहिए। और ये SFIO के लोगों के पास इतनी पावरफुल है कि वो अरेस्ट कर सकते हैं, अगर कोई गिल्टी उनको प्रूव कर देते हैं कि ये जना गिल्टी है तो। बट ये पावर रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर के पास नहीं थी, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय SFIO, ये जब लोग जांच करेंगे तो ये बता देंगे कि हाँ भैया तुम्हारा GST में हमने जांच करी, नहीं भी पता होगा, मान लो GST वालों को नहीं पता होगा, तो ये लोग बता देंगे कि तुम्हारा GST डिपार्टमेंट को बता देंगे कि तुम्हारा 500 करोड़ का घपला हुआ है GST के अंदर, तो फिर तुम्हारा फाइल स्टार्ट कर लो। तो ये चैप्टर इतना सही था, कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। थैंक यू।